हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पार्ट 1 के क्वेश्चंस किए थे। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे बोर्ड परीक्षाओं में या कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की रक्षण क्षमता किसके पदों में व्यक्त की जाती है। तो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन आपको पता क्या होते हैं, यानी ऐसे कोलाइड विलयन जो आसानी से कोलाइड विलयन बना लेते हैं, जो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइड विलयन बना लेते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड का हम लोग यूज किसकी तरह करते हैं, एक रक्षण कोलाइड की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो द्रवरोधी कोलाइड होता है, जो अस्थायी होता है, उसके स्कंदन से रक्षा करता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। और जो इसमें द्रव स्नेही कोलाइड होता है वो क्या कहलाता है, रक्षी कोलाइड कहलाता है। अब इसमें एक किस टर्म में व्यक्त की जाती है, तो देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा स्वर्ण संख्या के पदों में, यानी द्रव स्नेही कोलाइड की जो रक्षण क्षमता है उसे स्वर्ण संख्या के पदों में व्यक्त किया जाता है। अर्थात स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में बहमात्रा, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में बहमात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल, जो 10 ml गोल्ड सॉल के 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने वाले स्कंदन से रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा, रक्षण क्षमता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि कोई द्रव ठोस माध्यम में परिक्षेपित होता है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, परिक्षेपित होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, द्रव और ठोस, यानी यदि परिक्षिप्त प्रावस्था अगर आपकी द्रव है, ये क्या यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था है, और परिक्षेपण अगर माध्यम जो है अगर ये क्या है, ठोस है, तो इसे क्या कहते हैं, शायद आपको पता होगा, तो इसे कहते हैं जैल। यानी द्रव का ठोस में जो कोलाइडी विलयन कहलाता है वो किस प्रकार का तंत्र होता है, जैल होता है। मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। सॉल का मतलब क्या हुआ, सॉल कई प्रकार के होते हैं, यानी कोलाइडी विलयन एक प्रकार का। पायस द्रव का द्रव में होता है, द्रव एरोसॉल यानी द्रव का गैस में होगा, और द्रव का ठोस में होगा, वो क्या कहलाएगा, जैल कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, जैल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समुद्र के पानी का नीला रंग है। तो देखिएगा, समुद्र का जो पानी है वो आपको कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो इसका देखिए क्या रीजन हो सकता है। पहला है, समुद्र के जल में घुली अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा, समुद्र जल द्वारा नीले आकाश के परावर्तन द्वारा। तीसरा, जल के अणु द्वारा नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। जलीय अणुओं के द्वारा प्रकाश के नीले रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों के अवशोषण के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपको पता होगा कि जब सूर्य का प्रकाश समुद्री जल पर पड़ता है तो जल के अणु द्वारा क्या होता है, नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो क्या होता है यहाँ पर, समुद्र के जो जल के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, और इस प्रकीर्णन के कारण इसका रंग आपको कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अन्य जो साथी लोग हैं उनके ग्रुप्स में भी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में जल विरोधी कोलाइड है। अभी आपको बताया था कि दो प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, एक द्रव स्नेही और एक क्या होते हैं, द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, जो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, यानी प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर जो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल भी पता होगा, गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च है, ये सब क्या करते हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। दूसरा क्या होते हैं, जल विरोधी कोलाइड्स होते हैं, अर्थात जो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। ध्यान रखिएगा, धातु के हाइड्रोक्साइड हैं, धातु के सल्फाइड हैं या ऑक्साइड हैं, ये सब क्या होते हैं बेटा, द्रव विरोधी होते हैं। तो जितने भी ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, मेटल, एम फॉर मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं जल विरोधी कोलाइड। अर्थात प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर, यानी प्रक्षेपण माध्यम अगर जल है, उसके संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, जल विरोधी कोलाइड्स। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक आप देखते हैं तो निश्चित आपको थ्योरी भी आपकी तैयार हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर इज 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मक्खन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन का कोलाइडी रूप होता है। देखिए, मक्खन का कोलाइडी रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। वसा प्रक्षिप्त होती है जल में, यानी W/O टाइप, और जल प्रक्षिप्त होता है वसा में, यानी ऑयल और फैट इन W टाइप। तो देखिए, मक्खन में क्या होता है, मक्खन में जो जल प्रक्षिप्त होता है वसा में, यानी वसा में क्या होते हैं, जो जल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रक्षिप्त रहते हैं। प्रक्षेपण माध्यम क्या, मेरा पूरा क्या हो गया, ऑयल हो गया, और ऑयल में क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्पर्स रहते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा बेटा, जल प्रक्षिप्त होता है वसा में, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पर्पल ऑफ कैसियस है। पर्पल ऑफ कैसियस किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्पल ऑफ कैसियस आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, सल्फर सॉल या गोल्ड सॉल या फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल। ओके, तो पर्पल ऑफ कैसियस जो होता है वो गोल्ड सॉल को जो है पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं। यानी अगर क्या करें, ऑरिक क्लोराइड यानी कि एक प्रकार की रासायनिक विधि है, कोलाइडी विलयन बनाने की एक रासायनिक विधि है। उसमें क्या करते हैं, जो ऑरिक क्लोराइड होता है, ऑरिक क्लोराइड की रिएक्शन आप करा दीजिएगा किसी भी वैद्युत अपघट्य, जैसे सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड के साथ करा दीजिएगा या N2H4 के साथ करा दीजिएगा। तो क्या होता है, इसमें हमें गोल्ड सॉल्ट प्राप्त हो जाता है, यानी कोलाइडी विलयन जो प्राप्त होता है वो गोल्ड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और गोल्ड का जो सॉल होता है उसे क्या कहते हैं, पर्पल ऑफ कैसियस या कैसियस पर्पल कहा जाता है। तो राइट आंसर इज AU। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम या नष्ट कर देता है कहलाता है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं। उसको दो प्रकार के देखिए पदार्थ होते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मंदक या इनहिबिटर्स कहते हैं। उत्प्रेरक क्या पदार्थ होते हैं, यानी उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट है। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनहिबिटर या मंदक के रूप में। वर्धक का मतलब क्या हुआ, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं। जैसे आयरन कैटालिस्ट के साथ हम लोग मॉलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं हैबर विधि से अमोनिया बनाने में, तो वहाँ पर एमओ क्या हो गया, उत्प्रेरक वर्धक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। देखिए, संपर्क विधि के द्वारा जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं तो इसमें क्या कौन सा उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक जो वर्धक जो इसमें जो उत्प्रेरक है कौन सा प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो प्लेटिनम उत्प्रेरक। प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए इसके स्थान पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है ठोस उत्प्रेरक में, गैसीय उत्प्रेरक में, द्रव उत्प्रेरक में या इन सभी में? देखिए, उत्प्रेरक के जो सिद्धांत हैं वो कई सिद्धांत है। एक माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत है, अधिशोषण सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो अधिशोषण का जो सिद्धांत है ये क्या है, यानी अधिशोषण कहाँ होता है? आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो अधिशोषण होता है वो ठोस की सतह पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो उत्प्रेरक का जो अधिशोषण सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस उत्प्रेरकों में। ओके, क्योंकि अधिशोषण सिद्धांत किस पर होता है? ठोस की सतह पर होता है, यानी इसके लिए उत्प्रेरक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ठोस उत्प्रेरकों में होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय केमनोफोर द्वारा यानी पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नीज आयन यानी Mn2+ आयन होता है, ये क्या होता है, इसमें कैटालिस्ट की तरह यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इज Mn2+। जल गैस यानी वाटर गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। जल गैस क्या होता है, आपको पता होगा शायद, CO+H2 नोन एज ए वाटर गैस। CO और H2 का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? जल गैस। और CO और H2 के द्वारा हमें क्या मिलता है? मेथेन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो कैटालिस्ट का जो प्रयोग होता है वो कौन सा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड, इन तीनों के मिश्रण का जो प्रयोग किया जाता है वो कैटालिस्ट होता है यहाँ पर। तो सही आंसर क्या हुआ? बी इज द करेक्ट आंसर, CuO+ZnO+Cr2O3। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्न में से कौन विष का कार्य करता है? प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्न में कौन विष का कार्य करता है? अर्थात ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं वो उत्प्रेरक मंदक कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इसकी क्रियाशीलता को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आर्सेनिक ऑक्साइड है ये क्या करता है? विष की तरह कार्य करता है। आपको बता दूं कि संपर्क कक्ष विधि के द्वारा जब सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है तो उसमें एक टावर होता है आर्सेनिक शुद्धिकरण, यानी उसमें हम प्रयोग क्या करते हैं? प्लेटिनम यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट। तो अगर उस टावर में कहीं पर आर्सेनिक की अशुद्धि है तो आर्सेनिक की अशुद्धि क्या करती है? प्लेटिनम के लिए विष का कार्य करती है, यानी इसकी क्रियाशीलता को नष्ट कर देती है। इसलिए इस आर्सेनिक की टेस्टिंग की जाती है और इसको दूर किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लेटिनम उत्प्रेरक है उसके लिए आर्सेनिक ऑक्साइड क्या करता है? विष का कार्य करता है। सही आंसर क्या हुआ? आर्सेनिक ऑक्साइड, दैट इज आंसर नंबर 3। निम्न प्रकार के उत्प्रेरणों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न प्रकार के उत्प्रेरणों में से किसे अधिशोषण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? निम्न प्रकार के उत्प्रेरणों में से किसे अधिशोषण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 समांग उत्प्रेरक, नंबर 2 विषमांग उत्प्रेरक, नंबर 3 एंजाइम उत्प्रेरक, नंबर 4 अम्ल क्षार उत्प्रेरक। तो देखिएगा, आपको पता है कि जो अधिशोषण सिद्धांत है वो क्या है? विषमांगी उत्प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ
बिस्मांगी का मतलब क्या होता है, यानी जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की जो प्रावस्थाएं हैं वो क्या हो, अलग अलग हों, तो क्या होता है वहाँ पर बिस्मांगी उत्प्रेरक उसे कहते हैं। यानी जो उत्प्रेरक मान लिया अगर सॉलिड है तो आपका जो रिएक्टेंट होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटालिस्ट कैसा होगा, लिक्विड होगा। मतलब क्या हुआ, दोनों की प्रावस्थाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो यानी बिस्मांगी, यहाँ पर ऑप्शन है समांगी, बिस्मांगी, एंजाइम, अम्लक्षार। राइट आंसर इज बिस्मांगी उत्प्रेरक। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हैबर विधि से देखिएगा क्या निर्माण होता है। आपको पता है हैबर विधि द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये क्वेश्चन भी हर बच्चों को याद होगी, 2NH3। यहाँ पर क्या होता है, आयरन देखिए कैटालिस्ट की तरह यूज किया जाता है, और यहाँ पर मोलिब्डेनम जो होता है वो उत्प्रेरक वर्धक की तरह यूज किया जाता है, और इसका टेम्परेचर जो रहता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय क्या रहता है, दाब रहता है, ATM प्रेशर। तो ऑप्शन इज नंबर 1 एल्यूमिना, नंबर 2 Fe+MO, नंबर 3 CuO, नंबर 4 PT। तो सही आंसर इज Fe+MO, यानी इसके निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है, Fe उत्प्रेरक हो गया, MO उत्प्रेरक वर्धक हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो Fe हो गया, और अगर उत्प्रेरक वर्धक आपसे पूछा जाए तो MO हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करना होता है। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न में से किसको परिवर्तित करना होता है। देखिए उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक के कारण क्या होता है, अभिक्रिया की दर जो होती बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है उसका। यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहले समझते कौन कौन से दिए हैं। पहला सक्रिय ऊर्जा, सामान्य सांद्रण, अभिक्रिया ऊष्मा, अंतिम उत्पाद। देखिए क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ध्यान रखिएगा, हमेशा जो सक्रिय ऊर्जा होती है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। यानी अगर मान लिया कोई रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन अभी हो रही है, तो पहले क्या करती है, ये यहाँ पे देहली एनर्जी होती है, ये देहली एनर्जी होती है। अगर कैटालिस्ट आपने यूज नहीं किया तो रिएक्टेंट क्या करेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इतना पाथ देखिए तय करेगा, इतना रास्ता तय करेगा। इन केस अगर आपने क्या किया, इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग कर दिया तो आपका जो रिएक्शन होगा वो एक अल्टरनेट पाथ गेन कर लेती है। यानी अब रिएक्शन क्या करेगा, यहाँ तक जाएगी और फिर यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये देखिएगा, पहले क्या थी, पहले इसको रिएक्टेंट को इतनी ऊर्जा चाहिए थी यहाँ तक जाने के लिए, अब इसको ऊर्जा कितनी चाहिए, बस यहाँ तक जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अभिक्रिया क्या होगी, तेजी से हो जाएगी। यानी उसको यहाँ तक जाना है रिएक्टेंट को, ठीक है, इतनी एनर्जी गेन करनी है और सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले यहाँ से यहाँ तक जाता था, तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। यानी पहले सक्रिय ऊर्जा हमारी क्या थी, यहाँ से यहाँ तक थी। अगर आपने कैटालिस्ट का प्रयोग नहीं किया, अगर आपने इसमें कैटालिस्ट का प्रयोग किया तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी अब इतनी रहेगी, कम हो गई है। यानी यहाँ से यहाँ तक है एक्टिवेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर। तो सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमेशा कम हो जाती है, घट जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न क्रियाओं में से किसमें, यहाँ पर सम मिस्टेक्स हेयर, निम्न क्रियाओं में से किसमें निकिल, ओके, निकिल एनआई उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। मैथिल अल्कोहल का फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकरण में, जल गैस से मैथिल अल्कोहल के निर्माण में, एथिल अल्कोहल से एथिलीन के निर्माण में, या तेलों का हाइड्रोजनीकरण। देखिए निकिल कैटालिस्ट है जो एनआई है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, तेलों का हाइड्रोजनीकरण, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ए हाइड्रोजनीकरण। डाईएथिल एथिल के निर्माण में, डाईएथिल
ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। डाई एथिल ईथर के निर्माण में जो इसमें प्रयोग कौन कौन सा उत्प्रेरक हो सकता है? एल्यूमिना हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, या Fe/MO, या NO नाइट्रिक ऑक्साइड या निकेल। देखिए तो इसमें सही आंसर क्या होगा? एल्यूमिना होगा, Al2O3। डाई एथिल ईथर के निर्माण में मतलब क्या हुआ? एथिल एल्कोहल से क्या होता है? डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? एल्यूमिना का यूज किया जाता है, Al2O3, और यहाँ पर टेम्परेचर भी रहता है करीब 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे क्या होगा? यहाँ से डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, एक वाटर मॉलिक्यूल देखिए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, और क्या बन जाता है? डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5, और प्लस क्या निकल जाता है? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रयोग होने वाला कैटालिस्ट है वो क्या हो गया? एल्यूमिना। एल्यूमिना इज द राइट आंसर, नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, बैक जाइएगा। अभिक्रिया जो किसी उत्पाद द्वारा उत्पादित होती है क्या कहलाती है? यानी इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिएगा। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई उत्पाद स्वयं क्या करे? उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं स्व उत्प्रेरण। यानी बना जो प्रोडक्ट है वही क्या करेगा? रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सॉरी कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसे क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण इसको कहा जाता है। और स्व उत्प्रेरण इसका सही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या हुआ? यानी ऐसे बाह्य पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। प्रेरित यानी अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है या बहुत मंद गति से होती है, लेकिन अगर वो किसी दूसरी अभिक्रिया के संपर्क में आता है तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तीसरा है स्व उत्प्रेरण। यानी अगर किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई उत्पाद ही क्या करे? अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, तो इसे क्या कहा जाता है? स्व उत्प्रेरण इसे कहा जाता है। विष आपको पीछे बताया था, विष उत्प्रेरण क्या होता है? जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विष उत्प्रेरण कहते हैं। स्व उत्प्रेरण में देखिए क्या होगा? जैसे अगर हम रिएक्शन किसकी करा दें, किसी भी एस्टर की रिएक्शन करा दिए वाटर के साथ, कोई भी आप एस्टर देखिए ले लीजिएगा। एस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है? RCOOR, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराइएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा? RCOOH बनेगा प्लस ROH बनेगा। ओके, अब यहाँ पर जो RCOOH बना है यही क्या करता है? स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। यानी जैसे इसका फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन क्या होती है? एकदम तेजी से बढ़ जाती है, क्रिया की दर जो होती है बहुत तेजी से बढ़ जाती है, यानी क्या करेगा? उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो सही आंसर इज स्व उत्प्रेरण। स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में प्रयुक्त एंजाइम है। देखिएगा, स्टार्च से अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो इसमें कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है काफ़ी। स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में प्रयुक्त एंजाइम है, फर्स्ट इज डायस्टेज, सेकेंड माल्टेज, थर्ड इन्वर्टेज, एंड फोर्थ इज अमाइलेज। तो आपको पता है कि स्टार्च यानी C5H10O5 का होल एंड स्टार्च कहलाता है, और इससे आपको क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है, यानी C6H12O6। ओके, तो यहाँ पर हम कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा होता है भैया? अमाइलेज। अमाइलेज इज द राइट आंसर। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अमाइलेज। अगला क्वेश्चन है अधिशोषण से संबंधित है। भौतिक अधिशोषण के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखिए, अधिशोषण हमारा दो प्रकार का होता है, एक रासायनिक अधिशोषण और दूसरा भौतिक अधिशोषण, ठीक है ना। तो रासायनिक अधिशोषण देखिए क्या है, दोनों को पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ। जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो क्या होता है? ताप बढ़ाने पर पहले तो इस तरह से बढ़ेगा और फिर क्या होता है? घटता है। पहले बढ़ेगा यानी मैक्सिमम पीक तक जाएगा,
फिर क्या होगा, मैक्सिमम जाने के बाद टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दीजिएगा, फिर क्या होगा, इसका डिजॉर्प्शन होने लगता है, यानी घटने लगता है। लेकिन जो भौतिक अधिशोषण होता है, ये ताप बढ़ाने पर हमेशा क्या होगा, घटेगा। यानी ताप बढ़ाने पर क्या होगा, हमेशा ये घटेगा। ओके, तो भौतिक अधिशोषण ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप जितना कम, भौतिक अधिशोषण उतना ही अधिक। तो करेक्ट आंसर इज 2 टेम्परेचर यानी ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण है। तो देखिए, हम दो प्रकार के अधिशोषण को पढ़ेंगे, एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, बहुपर्ती होता है। और भौतिक अधिशोषण में क्या होते हैं, वांडर वाल बलों के द्वारा आपस में पार्टिकल्स जो होते हैं, घटक कण जो होते हैं, वो बंधे रहते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनेगा, जैसा नाम है उसका रासायनिक अधिशोषण। तो उसमें क्या बनेंगे, रासायनिक आबंधन होगा, रासायनिक बंध बनेंगे और उसके द्वारा पार्टिकल्स बंधे रहते हैं। जब भौतिक अधिशोषण में क्या होगा, ये मल्टी लेयर्ड होगा, ये कैसा होगा, हमेशा मोनो लेयर्ड होगा। भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। अर्थात एक बार आपके सपोज करो आपकी शर्ट या टी शर्ट पे डस्ट पार्टिकल आ गया, आप उनको झाड़ के हटा दिया, फिर से आके डस्ट पार्टिकल आपके लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन केमिकल जो होता है एडॉप्शन, वो हमेशा अनुत्क्रमणीय होता है। यानी एक बार बॉन्ड बन गया, ठीक है, फिर बॉन्ड टूटने का उसका फिर बॉन्ड फॉर्मेशन उसी पार्टिकल के बीच में संभव नहीं है। अगला है बहुत अधिक विशिष्ट तथा दिशात्मक। तो देखिए, रासायनिक जो अधिशोषण होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक विशिष्ट और दिशात्मक होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण बहुत अधिक दिशात्मक या विशिष्ट नहीं होता है। अगला डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपको पता है कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि रासायनिक अधिशोषण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जल्दी इसका आपका टेस्ट पेपर भी होगा, आपको डेट अनाउंस कर दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।